दोस्तों मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि हमारे भारतवर्ष की, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो निसंकोच आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इस प्रश्न से बचना चाहेंगे। इस प्रश्न से बचना चाहेंगे मतलब इस विवाद से बचना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे भारत के, हमारे देश के राष्ट्रभाषा को लेकर ये एक विवाद का विषय है। बहुत से लोग हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं, वहीं बहुत से लोग इसको नहीं मानते हैं। तो इसका कारण क्या है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, और ये एक बहुत ही विवाद का विषय है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक साउथ इंडियन एक्टर, शायद सुदीप नाम है, ठीक है, उसके बाद फिर बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अजय देवगन के बीच में भी इस विषय को लेकर विवाद हुआ था, जो कि काफ़ी ही चर्चित रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राष्ट्रभाषा के विषय में, वही साथ ही साथ हम लोग राजभाषा को भी पढ़ेंगे। राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, हम लोगों के देश की, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या है। तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये आपके भाषा से या फिर प्रयोजन मूलक हिंदी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो आपके परीक्षा में अवश्य ही पूछी जाती है। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है। जब किसी भाषा का सार्वजनिक रूप में प्रयोग होने लगे, ठीक है, उसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। सार्वजनिक रूप में मतलब कि सबके द्वारा उसका उपयोग किया जाने लगे, ठीक है। अधिकतर राष्ट्र के अधिकतर लोगों द्वारा जो भाषा समझी जाती हो, बोली जाती हो, उस भाषा को ही हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। और राष्ट्रभाषा को राष्ट्र द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है, वहीं उस राष्ट्र के अन्य राज्यों द्वारा भी उसको स्वीकार किया जाता है, उसको बोली समझी जाती हो, उसी भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा कहेंगे। तो इस दृष्टि से देखें तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो अगर आप कहते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो आप क्या गलत कह रहे हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली, समझी, पढ़ी लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि हिंदी। जी हाँ, हिंदी ही एक भारत की ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है, समझी जाती है। लिखने पढ़ने की बात को छोड़कर अगर लिखा पढ़ा तो अन्य भाषाओं में भी जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि हमारे भारत में ऐसी कौन सी भाषा है जिसको गांव के किसान भी समझते हैं और शहरों में बसने वाले लोग भी समझते हैं, कहने का मतलब कि देश के कोने कोने में भले ही टूटी फूटी ही सही उसको समझी और बोली जाती है। भले ही गांव में बैठने वाले लोग, ठीक है, तो वो लोग सही प्रकार से हिंदी भले ही बोल ना पाए, लेकिन टूटी फूटी हिंदी ही सही वो हिंदी का प्रयोग करते हैं और थोड़े बहुत हिंदी को समझने की समझ रखते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो भारत में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा हिंदी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रीय भाषा उस भाषा को कहते हैं जो सार्वजनिक रूप में राष्ट्र में प्रयोग हो रही हो, जिसका सार्वजनिक रूप में राष्ट्र में प्रयोग हो रहा हो, वही भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। तो अगर इस दृष्टि से हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कह रहे हैं तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं? परंतु हम गलती कर रहे हैं। कहाँ गलती कर रहे हैं? हमारे भारत में, हमारे देश में, देश के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान नहीं दिया गया, राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। यहाँ कर रहे हैं हम गलती, क्योंकि अगर हमारे संविधान में ही हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया ही नहीं गया तो हम किस तरीके से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कह रहे हैं। तो यहाँ हमसे भूल हो रही है। वैसे देखा जाए तो प्रयोग के दृष्टि से, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली दृष्टि से अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कह रहे हैं तो हम गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है, लेकिन ये यथार्थ है।
और इस यथार्थ को हमें मानना होगा, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं भी आपको राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं मिलेगा। राष्ट्रभाषा के बजाय भारत के संविधान में राज्य भाषाएं हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची के अनुसार हमारे भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिनमें से हिंदी भी एक है। तो यहाँ संविधान की दृष्टि से देखें तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, अपितु भारत की राजभाषा है, संघ की भाषा है, ठीक है। लेकिन भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे भारतवर्ष में 44% लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। 44% लोग अर्थात कि 53 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। वहीं 14 करोड़ से अधिक लोग हिंदी का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। तो इस दृष्टि से देखें तो हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। लेकिन संविधान की दृष्टि से देखें तो संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसीलिए ये विवाद का विषय बना रहता है। लेकिन हम भारतवासियों का ये फर्ज है कि हम भाषा के नाम पर देश के और टुकड़े ना करें, हम सभी भाषाओं को सम्मान की दृष्टि से देखें। तो यहाँ इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं भारत की अन्य भाषाओं का तिरस्कार कर रहा हूँ। मैं भारत के सभी भाषाओं को सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। जैसे मैं एक नेपाली कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और नेपाली भाषा को भी उन भारत के 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं सबसे पहले आदर के साथ, गर्व के साथ सीना तान कर माँ हिंदी का नाम लूँगा, फिर मैं अपने नेपाली भाषा का नाम लूँगा। उसी तरह से मैं भारत के सभी भाषाओं को सम्मान की दृष्टि से देखूंगा और उनका नाम लूँगा। और अंतिम में मुझे किसी भाषा का नाम लेना हुआ तो मैं अंतिम में अंग्रेजी भाषा का नाम लूँगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी हमारी देश की भाषा नहीं है, ये विदेशी भाषा है। लेकिन हाँ, क्यों इसका नाम लूँगा? क्योंकि इसका भी हम लोगों के देश के संविधान में, साहित्य में, हर जगह पर इसका भी योगदान, क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग अंग्रेजी का प्रयोग भी करते हैं। तो यहाँ मुझे एक पंक्तियाँ याद आ रही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा पर एक पंक्तियाँ लिखी थी, वो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण हो प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहतहीन के हीन, रहतहीन के हीन। तो चलिए एक परिभाषा भी देखते हैं कि राष्ट्रभाषा को परिभाषित करते हुए काका कलेकर जी कहते हैं कि राष्ट्रभाषा को हम और भी कई नाम देंगे, उसको सबकी बोली कहेंगे, कौमी जुबान कहेंगे, हृदय की भाषा कहेंगे, स्नेह की भाषा कहेंगे, एकई की भाषा कहेंगे और सबसे बढ़कर स्वराज्य की भाषा कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ आपने समझा कि राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या होता है, और हमने अंतिम में एक परिभाषा भी प्रस्तुत किया, ठीक है। अब राजभाषा की बात करते हैं। जब हम राजभाषा पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको राष्ट्रभाषा से जुड़ी तत्व क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं। संविधान के 17वें भाग में आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक, ठीक है, राजभाषा पर रिलेटेड ये आर्टिकल्स है और ये महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रभाषा पर चर्चा करेंगे, राजभाषा पर चर्चा करेंगे और दोनों के अंतर के विषय में चर्चा करेंगे, और हल्का सा हम लोग इन आर्टिकल्स को भी हल्का सा डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप लोग आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक जो भी राजभाषा पर रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है, ठीक है, राजभाषा, संघ की भाषा, तो इसको आप लोग डिटेली पढ़िएगा। यहाँ पर हम लोग संपूर्ण आर्टिकल्स की चर्चा नहीं करेंगे, बस हल्के हल्के उसको बिल्कुल संक्षिप्त में समझ के जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का आज का जो प्रश्न है वो राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। तो हम लोग राजभाषा पर चर्चा करें। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं है, राष्ट्रभाषा के बजाय हमारे भारत के संविधान में राजभाषा का जिक्र है। अब ये राजभाषा क्या है? तो सामान्य शब्दों में कहे तो राजभाषा का सिंपल सा आंसर होगा कि राजकाज की भाषा, वो भाषा जो राजकाज के
काम में प्रयोग में लाई जाए। ठीक है, वो फिर चाहे केंद्रीय सरकार द्वारा हो या फिर राजकीय सरकार द्वारा हो, जो सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग राजभाषा कहेंगे। तो हमारे भारत के संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें से है हिंदी। ठीक है, सर्वप्रथम तो आप हिंदी तो है ही, उसी के साथ साथ असमिया, गुजराती, मराठी, बांग्ला, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, मैथिली, सिंधी, तमिल, उर्दू, तेलुगु, डोगरी, संथाली। तो ये सब 22 भाषाएं जो है उनको मान्यता प्राप्त है। किसमें? हमारे भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में। तो यहाँ आप एक परिभाषा लिखिए कि आचार्य नंद दुलारे राजभाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राजभाषा उसे कहते हैं जो केंद्रीय और प्रादेशिक सरकार द्वारा पत्र व्यवहार, राजकाज और सरकारी लिखापढ़ी के काम में लाई जाए, उसे राजभाषा कहते हैं। तो यहाँ हमने नंद दुलारे द्वारा दिए गए राजभाषा की परिभाषा को भी देख लिया। अब राजभाषा को और गहराई के साथ में समझने के लिए, ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि संविधान के 17वें भाग के आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक को आपको विस्तार से समझना होगा। लेकिन यहाँ हम लोग राजभाषा की बात कर रहे हैं और राष्ट्रभाषा की, तो आर्टिकल्स को आज हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग बिल्कुल संक्षिप्त में इसका जिक्र करेंगे ताकि हम लोग राजभाषा को और अच्छी प्रकार से समझ सकें। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा। जब संविधान में केंद्रीय राजभाषा को लेकर चर्चा हुई तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने हिंदी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित कर देनी चाहिए। लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे भी वर्ग आए जिन्होंने हिंदी का समर्थन नहीं किया, खासतौर से दक्षिण भारतीय लोगों ने। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा तो घोषित कर दिया गया, परंतु उसमें कुछ शर्त रखे गए। वो कौन कौन से शर्त रखे गए कि अभी 15 वर्ष तक, ठीक है, लगभग 15 वर्ष तक संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग होगा। ठीक है, हिंदी को घोषित तो कर दिया, लेकिन अभी से लेकर 15 वर्ष तक के समय तक अंग्रेजी ही संघ की राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाएगी। वहीं संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरिक होगी, लेकिन संख्या की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या का प्रयोग किया जाएगा, मतलब कि 1-2 का, ना कि हिंदी के 1-2 का, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या का प्रयोग किया जाएगा। कहने का तात्पर्य कि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित तो किया गया, लेकिन ये कब से लागू हुई? 26 जनवरी 1965 से ये लागू हुई। और यहाँ ये भी कहा गया कि 15 वर्ष के बाद में अगर संसद चाहे तो अंग्रेजी से जुड़ी और भी कानून बना सकते हैं। और उन्हें ऐसा लगा कि अंग्रेजी को और हमें उसका प्रयोग करते रहना चाहिए, तो अंग्रेजी का प्रयोग भी कर सकती है। हिंदी तो संघ की राजभाषा होगी ही होगी, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो इस तरह के शर्तें रखे गए। तो यहाँ हमें ये समझ में आया कि हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, अपितु संघ की राजभाषा है। वहीं अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जाता है, अंग्रेजी का सह संघ की राजभाषा के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी तो है ही, उसके बाद सहायक संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। और उसी के साथ साथ 22 भाषाओं को हिंदी समेत, ठीक है, हिंदी समेत 22 भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है। फिर आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग प्रावधान आया, जिसमें ये कहा, पहले तो ये कहा गया कि हर 5 वर्ष में, पश्चात उस 5 वर्ष को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया कि हर 10 वर्ष में एक राजभाषा आयोग गठित करेंगे, जिसमें 22 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होंगे और 22 सदस्य। 22 मतलब कि जो मैंने कहा कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो उन्हीं 22 भाषाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सदस्य गठित होंगे। ठीक है, और इसका चयन कौन करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा इसका चयन किया जाएगा। तो पहले 14 भाषाओं को मान्यता थी, इस तरह से संशोधन होकर अभी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। फिर आर्टिकल 345, इसमें ये कहा गया है कि किस प्रकार से एक राज्य को अपने राज्य की भाषा चुनने का अधिकार है। तो आर्टिकल 345 में यही है, तो आप लोग विस्तार से
पढ़ लीजिएगा। फिर आर्टिकल 346 आया जिसमें कि संपर्क की भाषा का इसमें बातचीत किया गया है कि एक राज्य दूसरे राज्य से किस तरह से संपर्क की भाषा वो करेगा, उसी तरह से कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में संपर्क की भाषा क्या रहेगी, तो उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल्स। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, डिटेली मिल जाएगा आपको, या फिर हम किसी अन्य वीडियो में इन आर्टिकल्स पर भी एक एक कर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिर आर्टिकल 347 जिसमें राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश, कहने का मतलब कि मान के चलिए कि अगर कोई राज्य, ठीक है, उस राज्य में कोई उनकी अपनी एक भाषा है लेकिन वो उसको राजभाषा नहीं बनाना चाहते, उस भाषा को राजभाषा नहीं बनाना चाहते, तो राष्ट्रपति उन्हें निर्देश दे सकता है कि आप इस भाषा को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अंग्रेजी हो या फिर हिंदी हो, इसको आप लोग राजभाषा के रूप में प्रयोग करें। सिर्फ वो निर्देश दे सकता है, करना ना करना राज्य को उसका अपना अधिकार है, केवल राष्ट्रपति निर्देश ही देंगे। फिर आर्टिकल 348 जिसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा की चर्चा की गई है। फिर आर्टिकल 350 जिसमें आम आदमी की अधिकार की बात की गई है कि एक आम आदमी, ठीक है, अपने सरकार को अपनी व्यथा वो संघ की राजभाषा में भी पहुंचा सकता है या फिर राज्य की उस राज्य की राजभाषा में भी पहुंचा सकता है। ये उसको अधिकार है, वो किसी भी भाषा में अपनी व्यथा को सरकार के समक्ष रख सकता है। उसमें ये सरकार जोर नहीं कर सकता है कि आप अंग्रेजी में ही लिखेंगे या फिर आप हिंदी में ही लिखेंगे, उसको इस बात की छूट होती है। फिर आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास को लेकर, ठीक है, हिंदी भाषा के विकास को लेकर निर्देश की बात की गई है। तो इस प्रकार से हमने बिल्कुल ही संक्षिप्त में समझा। किसी अन्य वीडियो पर हम लोग इस टॉपिक्स पर डिटेली चर्चा करेंगे, ठीक है, आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351। लेकिन ये महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये पूछी जाती है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो MCQ बेस प्रश्न में तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब बिल्कुल ही संक्षिप्त में समझते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है। शुरू से अब तक जो मैं कह रहा हूँ उसमें अंतर आपको मोटा मोटी समझ में आ भी गया होगा, लेकिन ये प्रश्न जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पर ये प्रश्न पूछी जाती है, तो ठीक है, अगर आपसे पूछे तो इस नोट्स को छाप दीजिएगा, ये फुल स्कोरिंग रहेगा, या आप इसमें अपना कुछ ऐड कर भी लिख सकते हैं। तो राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की भाषा होती है जो अधिकतर रूप में पूरे राष्ट्र में बोली समझी जाती है। वहीं राजभाषा की बात करें तो ये राज्य विशेष की भाषा है जो सरकारी राजकाज के काम में लाई जाती है। दूसरी दोनों में अंतर ये है कि राष्ट्रभाषा जो है उसका रूप जो है वो विस्तृत होता है, मतलब इसका फैलाव जो है बहुत बड़ा होता है। वहीं राष्ट्रभाषा की तुलना राजभाषा सीमित होती है। कहने का मतलब कि मान लीजिए एक राज्य भाषा एक राज्य के अंदर में, फॉर एग्जांपल मानकर चलिए असमिया, ठीक है, तो असमिया का प्रयोग जो है वो असम के अंदर होता है। तो राष्ट्रभाषा की बात करें तो हिंदी का प्रयोग पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में होता है, ठीक है। तो ये अंतर होती है दोनों में। राष्ट्रभाषा को हम अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, वहीं राजभाषा को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑफिशियली काम काज में प्रयोग में लाई जाती है उसी को राजभाषा कहेंगे। वहीं राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज होती है, वो पूरे नेशन में, ठीक है, पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा होती है। पूरे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा एक होती है जबकि राजभाषा कई हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक राष्ट्र में, एक कंट्री में कितने स्टेट हो सकते हैं, तो उस स्टेट में उस स्टेट अकॉर्डिंग टू उस स्टेट के कई राजभाषाएं हो सकते हैं। तो ये अंतर है, ये मुख्य अंतर है दोनों में कि राष्ट्रभाषा एक राष्ट्र की राष्ट्रभाषा एक हो सकती है, वही एक राष्ट्र में कई राज्य भाषाएं हो सकती हैं। राष्ट्रभाषा औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी हो सकता है। मान के चलिए अगर कोई राष्ट्र में किसी राष्ट्रभाषा को घोषित कर दिया गया है और वहाँ के सरकारी कामकाज में भी उसी राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ आप उसका औपचारिक रूप भी देख सकेंगे। वहीं राज्य भाषा की बात करें तो राज्य भाषा जो औपचारिक रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अगली अंतर है कि राष्ट्रभाषा जन सामान्य की भाषा होने के कारण इसमें कई बोलियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है, और वहीं राज्य भाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा की तुलना इनमें अन्य भाषाओं की बोलियों का प्रभाव कम देखने को मिलता है। राष्ट्रीय भाषा पूरे देश को जोड़ने का काम करती है, वहीं राजभाषा केंद्रीय तथा राज्य सरकारी पत्राचार की भाषा है। तो ये मुख्य अंतर है। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, और दोनों में
अंतर क्या है। लास्टली आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो, कुछ टॉपिक पर डिमांड करना हो, अपना सुझाव देना हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।